अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। वजीर आजम का यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के मुकाबले को संजीदा लेने की हिदायत। कहा हर कैंडिडेट को सीरियस लिया जाए, जबकि कैबिनेट में फरोग नसीम और शेरी मिजारी की मिसिंग पर्सन्स बिल पर खटपट। अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समात एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है। सेनेट में पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी पर बहस हुई है। किसी जमात को तनासब से कम सीट्स मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का भी दावा किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा ड्रैप गैर फाल 12 डायरेक्टर्स की असामियों पर चार्ज गैर कानूनी तौर पर दीगर अफसरान को दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि CEO शेख अख्तर हुसैन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। अंदरूनी कहानी क्या है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब, आज की मीटिंग में कितने पुरआज़्म नजर आए वजीर आजम इमरान खान साहब? आज कैबिनेट की 3-4 अहम स्टोरीज हैं जो आपके साथ में वन बाय वन शेयर करता हूँ। तो डेफिनेटली बड़ी अहम ये कैबिनेट की मीटिंग थी, स्पेशली जैसे हमने कहा था पिछले हफ्ते भी, 2-3 दिन पहले भी, कि यूजली तौर पर सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो डल और बोरिंग रहता है। तो लेकिन गिलानी साहब की वजह से वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और हुकूमत को बड़ा सीरियस लेना पड़ गया इसको, इलेक्शन को। पहले शायद उस तरीके का सीरियस नहीं ले रहे थे। पैनिक तो था, उन्हें खौफ तो था कि कहीं हमारे बंदे भाग ना जाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, टीवी पे कैंपेन भी चला दी गई कि जनाब वोट बिकते हैं, और बिकते उन्हीं के हैं। मज़े की बात है, अब तक जो सामने चीज़ें आई हैं ना हमें कोई पीपल्स पार्टी का बंदा बिकता नजर आया है, ना हमें PML नवाज का बिकता है, ना मौलाना का, ना MQM का, ना किसी का। अब तक जितने भी सामने आए हैं वो PTI, अपने लोग उनको पैसे दे रहे हैं, वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और वही रोला पा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज कैबिनेट में जो थी डिवाइडेड, उस पर था, ये डिवाइडेड हाउस था। इसी पे जब गिलानी साहब का मामला आया, पूरा इस पर डिबेट हुई, तो कुछ लोगों का ख्याल था शेख रशीद एज यूजुअल, वहाँ की फिक्र गल ही कोई नहीं कि आप एक कोई मुकाबले नहीं है। खुसरो बुख्तियार साहब ने तबले पे संगत दी। हालांकि सबसे ज़्यादा मशकूक मुझे वही लगते हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो शायद आगे पीछे ज़रूर होंगे। इनका वोट इमरान खान साहब को ज़रूर चेक कराना चाहिए, वैसे खुसरो बुख्तियार साहब का। अच्छा। क्योंकि आज उन्होंने डट कर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ कमेंट्स पास किए। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई मसले नहीं है, ये बिल्कुल मुकाबले ही कोई नहीं। हफीज शेख और गिलानी साहब का क्या मुकाबला, ये शेख रशीद और ये खुसरो बुख्तियार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा। तो जिस बंदे के खिलाफ आपने, तो एक हमारे यहाँ है ना, जिस बंदे का आपने काम ना करना हो ना, उसको प्रोटोकॉल बढ़ा देते होते हैं ताकि काम ना होने की उसको गिला चला जाए। या वो कहते हैं ना, जिसके हक में आपने फैसला देना हो ना, तो उसको ज़रा थोड़ी सी आते जाते 2-4 उसकी गोशमाली कर ली जाती है ताकि अगले बंदे ये नहीं समझे कि पार्टी मिली हुई है। सो मेरे लिए सरप्राइजिंग ये थी, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है, कि खुसरो बुख्तियार साहब जो है ना, वो बड़े गिलानी साहब को उन्होंने मैनेज कर, वो आगे नहीं सारे मुकाबले कोई नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और साथ में शेख रशीद साहब ढोल लेके आ गए। बिल्कुल जनाब, खान साहब परेशान नहीं है। लेकिन वहाँ पे 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा सर जी मेरा ख्याल ऐसे नहीं है, आप गिलानी साहब को हल्का ले रहे हैं। और उनमें तारिक बशीर चीमा साहब, बट आई हैव बीन टोल्ड बाय सम इनसाइडर, तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा, उन्होंने कहा हुजूर ये मुकाबला होगा और चंगा भला सख्त मुकाबला होगा, ये बड़ा मुकाबला होगा। तो सब अब इन्होंने डराया हुआ है सबको कि इलेक्शन हार गए तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। हालांकि हुकूमतें नहीं गिरती होती, हाँ, या अखलाकियात होती है ना। अखलाकियात कौन सी, इस मुल्क में अखलाकियात पे सियासत होती है, ये इसी पे डराए बैठे हैं। और उस पर इमरान खान साहब पॉलिटिकल क्राइसिस होगा। तो सर अगर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगर मतलब एक किस्म का इजहार हो जाता है, उसके बाद वो पॉसिबिलिटी हो जाती है ना। चले आपने फिर मोशन पेश कर दिया और वहां पे पूरे बंदे 172 आ गए, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो एक पॉसिबिलिटी, इमकान क्राइसिस तो थोड़ा आपने डरा दिया है। अब वो डर गए हैं, वो डर गए हैं, ये ठीक कह रही है हमारे, आज डर गए हैं। कैबिनेट में डरना चाहिए। आपका बिल्कुल उलट था, वो वही वाला मौक़िफ़ था जो आप वाला है। उन्होंने आज उसके खुसरो बुख्तियार की या शेख रशीद की जो ढोल पे संगत दी है, उन्होंने जी मसला ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने बाई नहीं की इस बात को कि नहीं जी कोई मसला ही नहीं है, लिहाजा ईजी गोएंगे। नो, इमरान खान साहब ने बड़ा सीरियस लिया इस मसले को, क्योंकि गिलानी साहब के आने से मेरा फाइनेंस मिनिस्टर अगर इलेक्शन हारता है तो वो आमिर साहब वाली बात है, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। उस पर खैर मैं ये जैसे मैंने कहा, चीमा साहब जो है, तारिक बशीर चीमा साहब पॉलिटिकल एनिमल हैं, पुराने बंदे हैं, वो गिलानी साहब की अहमियत भी समझते हैं साउथ में। तो उन्होंने कहा जनाब के ये गलत कह रहे हैं, आपको कैबिनेट इस तरह की अगर ये बातें बता रहे हैं ना, खुसरो बुख्तियार और शेख रशीद साहब, ये तो हर एक के साथ मिल जाते होते, ढोल की ताल पे मुशर्रफ के साथ भी थे, तो पीपल्स पार्टी के साथ सबके थे। खैर उस पर इमरान खान साहब ने फिर वही बात की। उन्होंने, मेरा ये ख्याल है, मैं 50 साल से मुकाबले लड़ता आ रहा हूँ,
मतलब क्रिकेट का दौर शामिल करके। तो मेरा ये ख्याल है कभी अपने अपोनेंट्स को आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, उनको सीरियस लेना चाहिए। और उन्होंने कहा जनाब कि मैं इंश्योर करूँगा कि हफीज़ शेख साहब जो है ना ये जीतें। तो उन्होंने फिर मीडिया के ऊपर उम्मीद रखी, आने वाले दिनों में मेरा ख्याल कैंपेन शुरू हो जाएगी, मीडिया में स्पॉन्सरशिप कोई आना शुरू होगी, हुकूमत ये काम भी कर रही है। आज कैबिनेट में ये भी हिंट आया कि जनाब मीडिया भी तो कंपैरिजन करेगा ना। अब मतलब लड़ाई हमने लड़नी है उसकी, ये पीटीआई के उम्मीदवार जो है ना हफीज़ शेख साहब, तो उन्होंने कहा कैसे लड़ेगा। उन्होंने कहा मीडिया ऑफ कोर्स फिर कंपैरिजन ड्रा करेगा कि जनाब गिलानी साहब कौन है और हफीज़ शेख साहब कौन है। तो इमरान खान साहब ने कंपैरिजन भी ड्रा करके कैबिनेट में दिया। उन्होंने कहा मसलन गिलानी साहब पे देखें, इन पे स्कैंडल हैं, इन पे चोरियां हैं, डाके हैं, और सबसे बड़ा जो है वो हार वाला है जो उसका उनका वो थी उसकी टर्किश वो जो हमारी वो थी उनकी बेगम साहिबा थी तैयब अर्दोगान के, उन्होंने हार दिया। तो गिलानी साहब हार ले गए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कुछ भी कहें ठीक है, मान लेते हैं ये हफीज़ शेख साहब जो है टेक्नोक्रेट हैं, मतलब मर्दम बाजार हैं, लोग उसे नहीं मिलते, रखते हैं फासले पे ज़रा थोड़ा सा दूर रखते हैं, वही वाली बात डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड टाइप के, क्लब में दाखिल नहीं हो सकते, नहीं मिलते किसी से। लेकिन बंदा ईमानदार है, खान साहब ने कहा बंदा ईमानदार है। हालांकि किसी दिन इनकी ईमानदारी के जो इनके फ्रंट मैन और जो आगे टाउट इन्होंने रखे हुए हैं 2-4, उनकी कहानियां कुछ हमने लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे आगे टाउट और वो हैं जो कराची में इनका लेन देन करते हैं, या FBR या फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे चला रहे हैं, वो अलग है। सरवजार गिलानी और बाकी प्राइम मिनिस्टरों में भी जो स्टोरी तोशा खाने की है वो भी आपका ही कारनामा था, वहीं से आप ही ने ब्रेक की थी, तो वो केस चल रहा है अभी। बहरहाल एनीवे उस पे जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब अगला काम करेगा मीडिया करेगा गिलानी साहब को ख़राब, और हफीज़ शेख साहब की ईमानदारी, उनकी टेक्नोक्रेट और उनकी कबलियत, इसको वो ड्रा करेंगे कंपैरिजन। पब्लिक को जो पता चलेगा कि हमारा उम्मीदवार जो है ना, हमारा पहलवान वो ज़्यादा स्ट्रांग है, अखलाकी तौर पर भी स्ट्रांग है, वो कानूनी तौर पर भी स्ट्रांग है, और वो फाइनेंशियली तौर पर भी उसने कभी कोई बंगलिंग नहीं की, कोई एम्बेजलमेंट नहीं की, कोई इस तरह के उस पर इल्ज़ामात नहीं, अदालत के केसेस नहीं है। सो हम जो है ना उस पर खड़े हैं, हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़े हैं, और ये काम अब मीडिया करेगा। तो मीडिया के दोस्तों को अभी से बता रहा हूँ, कुछ अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये असाइनमेंट मिलने वाली है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि इधर हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का कंपैरिजन जो है ना अगले 8-10 दिन आपने ड्रा करने हैं, और हमारा पहलवान को ज़रा ऊपर रखना है, उसकी टांग ज़रा ऊपर होनी चाहिए हमारे पहलवान की, मतलब हफीज़ शेख साहब की। ये तो इस पे, और खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं जनाब एक MNA से खुद मिलूंगा जिनसे 2.5 सालों में हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। ये तो दाद देना थोड़ी सी गिलानी साहब को कम से कम के उनकी वजह से वो मुझे उस एतजाज़ एहसन वाली वो ना उनकी तकरीर याद आ गई जो उन्होंने की थी सेनेट में, जब यहाँ इमरान खान साहब धरना दे के बैठे थे ना, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ जॉइंट सेशन बुलवाया था। उस पर एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। वो उन्होंने थानेदार वाला वाक़या सुनाया था, आपको याद आ जाएगा, जिसमें उसने आके 2-4 उसको लगाया ना, लित्तर लगाया ना उसके बेटे को थानेदार ने, तो उसने कहा एक नारा मारा जैसे होता वही अम्मा, तो वहाँ के थानेदार तेरे को सलाम कि तेरी वजह से इसको माँ याद आ गई उसको, एक इस तरह का सुनाया था। तो सेम वही है, गिलानी साहब की वजह से कम MNAs की सुनी गई है सर। तो इमरान खान साहब एक से आने वाले दिनों मिले, जिससे मेरा वो खदशा ठीक साबित होता है जो मैंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने सेनेट के इलेक्शन से अपने आप को पीछे किया होगा। खान साहब एक काम तुझे खुद ही नहीं बैठो, आप जाने और आपकी पार्टी जाने और आप जाने, क्योंकि अगर आपने इमरान खान ने जाके खुरम लगारी जैसे एक पसमानदा इलाके के MP है जिसने वो 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक आत्म मचाई हुई थी कि जनाब हमारे ऊपर CM जो है ना अल्लाह का अजाब है, उसको भी अगर इमरान खान साहब को मिलना पड़ गया, जो छोटे से एक हवालदार टाइप आदमी का काम था, किसी एजेंसी के हवालदार का काम था, खुरम लगारी को फ़ोन करता, वो भाई साहब बोरा बिस्तरा लेके वहाँ पहुँचे हुए होते कि हजूर हुक्म करें हमने क्या करना है। अगर उसको भी इमरान खान साहब को मिलना पड़ गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला के कि भाई साहब मेहरबानी करें वोट चाहिए, और फिर ये बुज़दार साहब को, तो उससे आप अंदाज़ा करें कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा हाथ अपना आपको पीछे किया। और यही बात तारिक बशीर चीमा ने आज उनको एक तरह का समझाने की कोशिश की कि सर जी मामला जो है ना इतना भी आसान नहीं है जितना शेख रशीद और खुसरो बुख्तियार जो है ना आपको ये कहानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस पे तो आते हैं, अभी आमिर साहब से बात करेंगे, बड़ा अहम इशू है। मैं आपको तारिक बशीर चीमा साहब की इस तकरीर का बैकग्राउंड बताऊंगा, पहले आप इसकी कैबिनेट की स्टोरी कैबिनेट की। इसके बाद जो बड़ा अहम इशू था ना सर, वो ये था मिसिंग पर्सन का। ऑफ कोर्स बलोच माया आई हुई हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, शीरी मजारी साहबा को कुछ भी कहें, एटलीस्ट शीरी मजारी साहबा जो है ना बड़े अनपॉपुलर और टफ सब्जेक्ट जो है ना इंसानी हकूक पे खड़ी होती, वो खड़ी होती है। आज उन्होंने फिर 1 घंटा पूरी बहस हुई है जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कैबिनेट में, उन्होंने टेक ऑन किया। उन्होंने कहा 2 साल से मेरा मिसिंग पर्सन का बिल पड़ा हुआ है कौमी असम्बली में, या इनके पास पड़ा हुआ है, या लॉ मिनिस्ट्री और इनके पास, ये क्लियर नहीं हो रहा, आगे नहीं हो रहा, इस पर कोई वो बिलिंग नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? उस पर उन्होंने फ़रोग नसीम साहब की और शीरी मजारी की तकरीबन हर मीटिंग में कोई ना कोई
को लड़ाई कहें, मतलब हीटेड डिबेट, लड़ाई मींस हीटेड डिबेट, आर्गूमेंट ज़रूर होते हैं। उस पर फ़रोग नसीम साहब ने भी उनके खिलाफ कोई आर्गूमेंट देना होता है, शीरी ने भी उनके खिलाफ जाके एक दूसरे पे इन्होंने बात करनी है, तो शीरी मज़ारी को उसने फ़रोग नसीम साहब ने कहा वो मीठी छुरी है वैसे, फरोग नसीम बिल्कुल मेरे उनके बारे में बिल्कुल मीठी छुरी है। वो किसी को उन्होंने ज़िबा करना होगा उल्टी करके ज़िबा करते हैं, सीधा नहीं करते कि जल्दी ना इसकी गर्दन काट जाए और इसका अजाब से ना निकल जाए। वो ज़रा वो है, वो मीठी छुरी है वो, मतलब बात उन्होंने बिल्कुल बड़े मीठे तरीके से करेंगे, लेकिन वो चीज़ें ऐसे करेंगे कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो सके। जैसे इसमें उन्होंने किया, मसलन एक हिच निकाली उन्होंने इसमें से मज़े की, उन्होंने जनाब ये जो लॉ फॉरवर्ड किया गया ना मिसिंग पर्सन का, ये जनाब उन्होंने किया है यहाँ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने किया है। तो हम ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को हम मानते नहीं है कि ये हमें इस तरह के लॉ फॉरवर्ड करे, इस तरह की चीज़ें, ये आना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आना चाहिए था, फिर हम इस पर सोचेंगे, कंसिडर करेंगे। सो फ़रोग नसीम साहब 2 साल से उल्टी छुरी के साथ लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, रोले पड़ रहे हैं, मैं बलोच यहाँ बैठी हुई हैं, रोज़ मीडिया में बदनामी हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं ये कान इधर से नहीं इधर से पकड़ना है। और ये बात इमरान खान साहब ने पिक की मीटिंग में वेरी वाइजली। उन्होंने कहा मुझे ये बताएं ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है ये कोई आपके इंडिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री है या लंदन की कोई वहाँ पे कोई उनका होम ऑफिस है कि आप एक मिनिस्ट्री में हैं, साथ साथ आपके दफ्तर हैं, तो बैठ के वहाँ से आप समरी बनवा लें, वहाँ से चीज़ें करवा लें। आपको 2-2.5 साल चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। प्लस खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जनाब अली हमारे दौर में कोई मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, है भी नहीं इस वक्त, उनका ख्याल था होना भी नहीं चाहिए। हाँ अगर किसी एजेंसी को, मतलब वेरी राइटली खान साहब सेड, अगर किसी एजेंसी को डिटेन करना है, ज़्यादा पीरियड के लिए करना है, ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, आप कवानीन में तब्दीली करवा लें कि हमें 90 दिन के लिए बंदा चाहिए, हमें 100 दिन के लिए चाहिए, हमें साल के लिए चाहिए। चलो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको जितने अरसे के लिए कम से कम उसकी वो जो है उसकी अरेस्ट है, अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस है, वो रिकॉर्ड पे तो आनी चाहिए। आप रिकॉर्ड पे भी नहीं ला रहे सारी चीज़ों का। सो उन्होंने कहा जनाब इसको बैठे और इसको सॉल्ट आउट करें, बात ठीक है, मिसिंग पर्सन का हमारे ऊपर स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। खान साहब ने कहा बिल जो है ना इसको लेके हैं। अगली इनकी उस पर सींग अड़ गए जनाब के, इस पर वोटिंग पे उन्होंने फ़रोग नसीम साहब ने फिर अड़ाए सींग अपने कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब उस पर कहते रहते हैं जो उनको राइट देना चाहिए। उस पर यह पता चला कि MQM का बड़ा पर्टिकुलर इस पर स्टांस है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ इमरान खान साहब कि आप ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना इनको आप राइट ऑफ वोट दें। इससे पहले जो कमेटी बनी थी उसकी IT जो है, अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपकी IT मिनिस्ट्री है वो लीड करे इसको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होगी। वो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो आपको याद होगा पहले खालिद मकबूल साहब के पास थी जो IT के मिनिस्टर थे, अब इसके पास है सैयद अमीनुल हक साहब, ये भी MQM के हैं दोनों। वो दोनों इसको लीड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कंट्रोवर्शियल इशू है, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी को हम कैसे करें। सो उन्होंने ब्लॉक किया है। इस पर भी उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा जरूर अब आपकी खातिर हम अपना जो हमारा एक मोटो है, हमारी एक पॉलिसी है, उसको तो नहीं छोड़ सकते। खैर उस पर फ़रोग नसीम साहब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने इसको MQM की अपनी पॉलिसी है, उनको मुखालफत थी उनकी। इस पर यह फैसला हुआ कि आरिफ अलवी साहब जो है ना सदर पाकिस्तान कमेटी जो है उनसे मिले, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने इस पर कुछ काम किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, उनसे जाकर इनको मिलना चाहिए और वो इनको बताएंगे कि कैसे वोटिंग करनी है। लास्टली जो एक हुआ है, आई एम सॉरी के बाद ज़रा लंबी हो गई, ट्राइड माई बेस्ट के इसको, क्योंकि 3-4 घंटे की इसको मीटिंग होती है। लास्टली जो सींग अड़े हैं ना फिर वो अड़े हैं फिर शीरी मज़ारी के और फ़रोग नसीम साहब के। वो किस बात पे? वो किस चीज़ पे लड़े कि एक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, नई बिल्डिंग वहाँ पे कराची में। अच्छा। फ़रोग नसीम साहब उस पे वो उन्होंने कहा, जो मुझे बताया कि ज़रा कह रहे फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा ना हर जगह हम नई बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर देते हैं, नई इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, एक नया एक सफ़ेद हाथी खड़ा हो जाते हैं। आपने करना भी है तो चलो एक मतलब है, उसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी अगर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल कराची में बनाना है, अब दफ्तर किराए पे ले लें। वो कहते थे नहीं, उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब की कि नहीं जी के वो बिल्डिंग चाहिए सारी चीज़ें। तो पता वही चला कि अपना बंदा है वहाँ पर ऑलरेडी, वो फेडरल पब्लिक सर्विस को उसको हेड कर रहा है वहाँ पे। तो फ़रोग नसीम साहब चाहते हैं कि उनके लिए बड़ा अच्छा मतलब रख रखाव बिल्डिंग और बड़ा एक होना चाहिए। उस पर भी कैबिनेट में हुए कि जब हमारे पास पैसे नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, तो उस वक्त आप कराची में जो है ना एक बनवाना चाहते हैं फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल की। तो ये थे मैंने कहा चंद थोड़े से इश्यूज़ थे जो हैं। आमिर साहब, इमरान खान साहब फाइनली सीरियस ले रहे हैं सेनेट इलेक्शंस को? सेनेट इलेक्शंस को सेनेट के मुतल्लिक आज हमारे पास बड़ी बम्बू किस्म के तजिया है और बताएंगे कि कार्टेल्स कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं उस पर कर लूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अक्लमंदी की है कि ये मिसिंग पर्सनस के हवाले से, बलोच मिसिंग पर्सनस का पर्टिकुलरली जो है कि इसको टेकअप किया और ये बिल्कुल टिपिकल किस्म का इसको अवॉइड नहीं किया कि ये हमारे ऊपर स्टिग्मा ना आए। उसकी एक आज की डेवलपमेंट ये है कि मरियम बीबी क्योंकि आज जो है ना मिसिंग पर्सनस के कैंप में चली गई हैं, तो उससे एकदम से लाइमलाइट भी है, बड़ा अच्छा किया। हालांकि
الحمدللہ 5 سال نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس مسئلے سے اتنے ہی ڈیٹیچ رہے، دور رہے. نواز شریف صاحب کو کبھی ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اس کے معاملے کو قانون بنا لیں، امپلیمنٹ کروا لیں یا ایون بات بھی کر لیں. ان کیمپوں سے وہ خود دور ہی رہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 5 سال میں یہ سارے جو زیادہ تر اٹھائے گئے لوگ یہ ان کے دور میں اٹھائے گئے. مشرف کے دور میں آف کورس بھی بڑے ایکسیسز ہوئیں، مگر زیادہ تر جو اغوا ہوئے یا اس وقت جن کے لیے یہ مائیں بہنیں بیچاری رو رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور کرکس اس ایشو کا یہ ہے جو کہ شیریں مزاری اور فروغ نسیم میں لڑائی ہوئی کہ ایک پورا طبقہ ہے فروغ نسیم جیسا، وہ اس کو صرف لیگل پوائنٹ آف ویو اس سے دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ ہمیں جو ہے نا مسئلہ کیا ہوگا، ہمیں لیگلی کیا پرابلم اس کی آئیں گی، جبکہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. بھائی لوگوں کے ماں باپ بچے وہ ہیں، اور پرائم منسٹر نے صحیح کہا ہے کہ قانون پہلے ہی موجود ہیں، قانون پہلے ہی بڑے سخت ہیں. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ معصوم لوگوں میں اور قصوروار لوگوں میں جب قانون میں گنجائش موجود ہے تو جنہوں نے تو واقعی ٹیررسٹ ہیں، قصوروار ہیں، تو اینٹی ٹیررسٹ عدالتیں بھی ہیں، قوانین بھی پہلے ہی سخت ہیں، اور ضرورت ہے اور سخت بنا لیں. یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے متعلق جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کیا، ان کو چارج شیٹ نہیں کیا جاتا، وہ 2-2 4-4 5-5 سال 10-10 سال سے غائب ہیں. یا تو یہ بڑی میں اس کے اندر انوالو رہا ہوں کہ وہ ان کے ایک لمبی لسٹ ہے، ان کی چھوٹی لسٹ ہے، کوئی ہے، مگر اس کے مسئلے کا حل نکل جانا چاہیے. لوگوں کی تشفی ہو جائے کہ جو ہیں اور قصوروار ہیں تو ان کو چارج شیٹ کیا جائے، ان کو جیل کیا جائے، چاہے پھانسی لگا دیں. مگر یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، تو وہ اس کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پہلی بات. اب آ جاتے ہیں جی سینٹ کے حوالے سے کہ سینٹ میں ہم یہ جو خدشہ رہتا ہے کہ سینٹ کی جو ساری لڑائی ہے کہ وہاں پہ صرف یہ ریگنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے کہ سینٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر پہلے ہی سب سے بڑا مسئلہ کارٹیلز کا ہے. چینی کا کارٹل اب آبویس ہو گیا ہے، آئل کا وہ ہے، کنسٹرکشن کا ہے. یہ سینٹ کے ذریعے گھستے ہیں سسٹم کے اندر، اور یہ پارلیمنٹری سسٹم کو انہوں نے ٹوٹلی مینیپولیٹ کر لیا ہے، ریک کر لیا ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو کنٹرول. اور ان کے کھلے بریزنلی ہمیں ان چند اے ٹی ایم سے اعتراض نہیں ہے جو اپنے ذاتی فائدے لیتے ہیں، یہ ہے کارٹلز کی دی ریٹرن آف دی کارٹلز. اور ابھی آ رہے ہیں اور وہ اتنی بے شرمی سے نیکڈلی کر رہے ہیں کہ بچے کو بھی نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل کے پی میں بریک کے بعد آئیں بتائیں گے کہ کیسے پی ٹی آئی طور پہ لیڈ کر رہی ہے کارٹلز کو پروموٹ کرنے میں. ناظرین اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کارٹلز کس طرح سے بنتے ہیں. جی کارٹلز کا باقی کارٹلز کے بتاتی ہیں. اور کے پی میں جو ہے ٹبیکو کارٹل جو ہے نا وہ تو کلیئرلی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. نیکڈلی میں نے کہا اپنا وہ مینوورنگ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل ہینڈز ان گلوز ہے اس میں. یہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اخلاقی باتیں کہ جی دیکھیں نا ہمارے ووٹ چوری ہو جاتے ہیں. یہ جو انہوں نے آپ دیکھیں ٹکٹ کینسل کر کے جو ہے نا یہ ان کی نجیب اللہ خٹک کی یہ لیاقت خان ترکی کو دی ہے. یہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے. اب یہ ایک خاندان میں ہم بات تو وہ گلزار خان اور وہ وقار خان وہ فیملی کی کرتے رہتے تھے کہ خاندان کے 3 ہیں. یہ 5 کے قریب ایک ہی خاندان سے آگے میں ہیں. پہلے لیاقت خان کے جو بیٹے ہیں شاہرام ترکی وہ وزیر تھے، اور شاہرام کے ایک فرسٹ کزن ہیں محمود علی وہ بھی ایم پی اے ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو لیاقت صاحب کے لیاقت ترکی کے بڑے عثمان ترکی ہیں وہ ایم این اے ہیں. اور اب یہ لیاقت ترکی سینیٹر کے وہ آ رہے ہیں. تو عاطف خان بھی ان کے رشتہ دار آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی 5 بندے جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر ملا کے جو ہے نا ایک ہی خاندان کے ہیں. پرویز خٹک خاندان سے زیادہ ہے یہ جو ہے نا یہ پرویز خٹک کے برابر کا اسی لیے لڑائی عاطف خان کی. اور جو آپ نے بڑا اچھا بات یاد کرا دی کہ جو پرویز خٹک کی لڑائی جو تھی وہ یہی ہے لڑائی. مگر اس کے پیچھے ہے کہ ٹبیکو کے پیچھے جو پاکستان کا بہت بڑی لابی ہے، اور یہ بڑے سالوں سے چل رہا ہے کہ یہ مردان اور سوابی میں یاد رہے کہ اسد کیسر صاحب بھی سوابی سے ہیں اور اسی ٹبیکو لابی کا وہ بھی بہت بڑا حصہ ہے، اور ان کے اسپیکر بننے میں بھی اس کا بہت بڑا رول تھا.
تو یہ ٹبیکو کا وہ بڑے عرصے سے رویا جاتا ہے کہ یہاں غیر قانونی تمباکو جو ہے اس کی وہ بنتی ہیں، مارکیٹ سے آدھی ریٹ پہ بیچتے ہیں، اور ایف پی آر بڑے عرصے سالوں سے روتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے جو فگرز آتے ہیں 74 ارب روپے کا. اب دیکھیں نا سٹیکس کتنے ہیں، یہ تو ایک ہے کہ 75 کروڑوں کی بات ہو رہی ہے نا، سٹیکس کتنے ہیں ان لوگوں کے کہ 74 ارب روپے کا لاس ہوتا ہے صرف ٹبیکو کی وجہ سے. اور یہ انہوں نے جو ہے میں نہیں، عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ذرا پڑھ لیں، یہ میری نہیں ہے، عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی یہ 1.5-2 سال پہلے کہ جی صرف 2 کمپنیاں ہیں پاکستان کی جو کہ 98% جو ہے نا، پاکستان ٹبیکو کمپنی وغیرہ جو ہیں، یہ 98% جو ٹیکس ہوتا ہے، کلیکشن جو ہوتی ہے تمباکو کے اوپر، وہ اس کا 98% جو ہے نا وہ 2 کمپنیوں سے دیتا ہے. باقی جو 44% غیر قانونی سگریٹ ہے وہ جو ہے وہ 2% ٹیکس دیتے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہ درمیان میں یہ جو آئے پی ٹی آئی نے بڑا دلیرانہ کام کیا کہ جب یہ نئے آئے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہو یہاں سٹیکس پہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے 300 روپے کے جی جو ہے نا منی بجٹ جو دیا 2018 کا، اس میں جو ٹیکس تھا تمباکو پہ اس کو 300 روپے کے جی پر جو ہے نا وہ اس کے کچھ کر دیا، جس سے کہ کوئی بلینز آف روپیز کا ٹیکس زیادہ کلیکشن ہونی تھی. اس کے بعد تو قیامت آ گئی اور میٹنگ ایک کال ہوئی. مزے کی بات ہے، یہ میٹنگ کے افراد دیکھیے گا، یہ سارے جن کے نام لیے ہیں سارے اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باقی امانگ ادرز وزارت ریلیونٹ بندوں کے ساتھ. یہ ساتھ میں ایک سینیٹر دلاور صاحب ہیں، وہ بھی ٹبیکو لابی کا حصہ ہے، اسد کیسر صاحب، اس کے اندر یہ سارے ترکئی فیملی، عاطف خان بیچ میں بیٹھے. انہوں نے ریورس کروایا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ریورس کیا. لاسٹ ایئر کی بات ہے یہ لاسٹ ایئر کا کہ نہیں جناب یہ 300 وہ نہیں ہے، یہ اس کو 30 روپے کو پتہ نہیں 10 روپے کروایا، یا وہ سارا سلیش کروایا. تو ان کی لڑائی کی ان کے مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جو درمیان میں لڑائی ہوئی تھی عاطف خان صاحب کی، جو علیحدہ ان کو نکال دیا گیا تھا، تو شاہرام ترکئی اور عاطف خان بیچ میں یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے جو کزن ہیں محمود خان، اس کو بھی بیچ میں محمد علی صاحب ان کو بھی منسٹر کرائیں تاکہ یہ لابی ذرا مضبوط ہو. تو وہ کہیں ہو نہیں سکا، لڑائی بڑھ گئی. عمران خان صاحب نے غصے میں آ کے ان کو فارغ کر دیا. غصے کی وجہ خیر یہ نہیں تھی، اور بھی وجوہات تھی، مگر یہ ایک لڑائی تھی. وہ جا کے کسی ملنے جلنے گئے تھے نا، وہ بڑے لوگوں کے پاس ملنے چلے گئے تھے، امنگ ادر تھنگز جو ہے. بہرحال وہ ہو گئی، علیحدگی لڑائی ہو گئی. تو درمیان میں یہ عاطف اور شاہرام ترکئی اکٹھے تھے ان کے، مگر ترکئی فیملی کے سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے کہا عاطف صاحب جو جائیں بھاڑ میں، وہ ڈائریکٹ ہو کے معافی مانگ کے انہوں نے اپنی وزارت بحال کروا لی تھی. تو اب بڑی مشکل سے جو ہے نا عاطف خان صاحب نے صلح کروائی ہے، مگر سٹیکس اتنے زیادہ ہیں. عاطف خان صاحب تو پچھلے دن دربار سے ہو کے گئے کہ یہ جو ٹکٹوں کا جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور خاص طور پہ یہ اخلاقی تو باتیں کریں گی یہاں، جو دن دہاڑے اپنے ان کے عمران خان صاحب کی تقریروں کے باوجود جو ہے اس ٹبیکو لابی کو، غیر قانونی ٹبیکو لابی کو، یہ کوئی لیگل والی ٹبیکو لابی نہیں ہے، یہ غیر قانونی طور پہ جو سگریٹ مارکیٹ میں سمگل کرتے ہیں، یہی سے بنا کے یا افغانستان سے تمباکو بھجوا کے یہی بیچی جاتے ہیں، یہ وہ اس کو کر رہے ہیں. یہ تو ہوگی جی کے پی کی سٹوری کا. صاحب ساتھ میں بلوچستان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹ کینسل کرنے کو تو عبد القادر صاحب کی کینسل کر دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کس چکر میں پھر رہے ہیں، جیتنا شاید انہوں نے ہی ہیں. یہ بیچارے آغا صاحب کو، جو ظہور آغا صاحب کو کہنے کو تو دے دیا ہے، مگر ان کے پاس ٹکٹ ان سے لے لی عبد القادر نے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ کنسٹرکشن اور زمین لینڈ کا ٹیل ہے. انہوں نے کہا یہ ان کی مورگا ہاؤسنگ ہے یا پتہ نہیں اس طرح کی اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جناب وہاں پہ عبد القادر صاحب ہی جیتیں گے، یہ آپ ذرا اس پہ نظر رکھیے گا. تو یہ تو ہو گیا بلوچستان کا. باقی آ جاتے ہیں سندھ کے اندر. آپ کے پاس بھی عمرو ہے، وہ عیار والی زنبیل ہے. ہر صبح کی ہے کہ دو خبریں دے رہا ہوں کہ وہاں پہ روز کے سینٹ چل رہے ہیں، جوڑ توڑ ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. رکھی ہوئی آپ نے ہاتھ ڈالا اور نکال لی کوئی. وہاں پہ اب سب لڑائی یہ ہے کہ جو 23-24 سیٹیں چاہیے ہیں ایک کو بنانے کے لیے. اب وہاں بھی پیپلز تحریک انصاف کی 30 ہے، تو واڈا صاحب تو اصولی طور پہ ہونا چاہیے کہ انلیس کوئی بہت بڑا لڑائی نہ ہو، نالائکی نہ ہو جائے، تو وہ جیتنا تو ہر صورت میں ہے. 24 چاہیے ہیں ووٹ اور 30 ان کے ایم پی ہیں.
ان کے وزیر بھی ہیں کچھ کیبنٹ میں کراچی سے ہی جو ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں کراچی میں, یہ بھی ذہن میں رکھیے. اصل بات ہے کہ ابڑو صاحب نے باقی جو کرنی ہے وہ سیٹ اپنی جو نکلوانی ہے وہ ٹیکنوکریٹ کے اس میں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے جوڑ توڑ کرتے ہیں, کیونکہ نہ جی ڈی اے کے پورے ہیں نہ متحدہ کے پورے ہیں. تو وہاں پہ ساری سیٹ کی لڑائی جو ہے وہ عورتوں کے اور ٹیکنوکریٹ پہ ہے, ادھر آصف زرداری سے مقابلہ ہے. سو یہ کارٹیلز کی لڑائی ہے, اگین وہاں پہ بھی ٹھیکیداری اور وہ والا سسٹم ہے. لوگوں کو سمجھایا کریں کہ پیسے کی لڑائی کہاں سمجھ نہیں آتا. پیسے کی مافیا سمجھ آ جاتا ہے یہ. اب آ جاتے ہیں جو طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو یہ بات انہوں نے جب وان کیا نا کہ یہ فیصل یہ جو ہے یوسف رضا گیلانی یہ محتاط رہیے گا, اس کے پیچھے کلاس بیک گراؤنڈ اب یہ ہے کہ پنجاب میں 52-53 ووٹ چاہیے آپ کو ایک سینیٹر بنانے کے لیے. خیر مجھے بتایا گیا کہ 45 چاہیے, میری کسی سے بات میں نے تو 7 جنرل سیٹیں ہیں نا, 45 آسان ہے نا فارمولا, 368 سیٹس ہیں, 7 سے ضرب دیں تو وہ 52.57 ہے. میں نے تو مجھے کوئی ٹولڈ بھی کہ یہ 45 میرا فارمولا غلط ہو سکتا ہے, میں دوبارہ چیک کر لوں گا. مجھے بڑے کنفرم آدمی کسی نے بتایا ہے, بڑا جو اچھا خاصا. میں نے بھی ویسے 45 ہی رکھا ہوا تھا پہلے. آپ کو پہلے 45 کہہ رہے تھے, آپ نے خود بھی کیلکولیشن کر کے 52 کر دیے. مجھے نہیں کسی نے کہا کہ جناب آسان ہے, 7 جنرل سیٹیں ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سیٹ کے ساتھ آپ اس کو ضرور. آپ کے بھی کان میں عمران خان صاحب کی طرح کان میں کوچ کہہ دیا مان لیتے ہیں. نہیں, میں نے اپنی کامن سینس سے آئی کین بی رانگ, میرا فارمولا غلط ہو سکتا ہے. آپ کا پہلے والا ٹھیک تھا 45 والا, مجھے یہ بتایا گیا. انہوں نے کیس وہاں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی 181 سیٹیں ہیں, تو ان کی 3 تو کلیئرلی نکلتی ہیں. ان کو جو گیپ ہے ان کے پاس صرف کیو کے پاس جو ہے کامل علی آغا کے لیے 10 سیٹیں ہیں. پی ٹی آئی ساری سیٹیں بھی دے دیں تو ان کو 15 اگر جو بھی فارمولا لگا لیں 15 سے 20 سیٹیں مزید چاہیے. اب وہ کہاں سے آنی ہیں؟ سیکنڈ کاؤنٹ میں نہیں, سیکنڈ ووٹ جو پریفرنس ہوتی ہے 7ویں میں ہے نا, اگر وہ بھی ان کے مسلم لیگ کی 165 ہیں تو وہ چوتھی وہ بھی نکال لیں گے نا, وہ جو باقی سیٹوں میں سے لڑائی ہے. اب یہاں پہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس 7. جو میں یہ آ رہا ہوں نا اصل میں کہ کانسپریسی تھیوری جو چل رہی ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ادھر دے اور یہ کہ جناب انڈرسٹینڈنگ درمیان میں آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ پرویز الہی صاحب جب میرے ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, یہ بہت اچھا ہمارا تعاون کا محبت کا رشتہ ہے اور ابھی بھی جاری ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب یہ کچھ لو دو ہے نا پی ٹی آئی کو, تو سمجھ آ رہا کیا لیا دیا جا رہا ہے, ادھر کوئڈ پرو کو کیا ہوگا, دینا کیا ہوگا. تو یہ یوسف رضا گیلانی کو تو نہیں کیونکہ ووٹ آ رہے, میں اس لیے اس پہ تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے کہ چیمہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہتات رہے گا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک دم پتہ چلے کہ گیلانی صاحب جیت گئے ہیں, نیچے سے کسی نے وہ نیچے سے پی ٹی آئی نے وہ کیو کی 5 سیٹیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ایم این اے کی, تو وہ والی ہیں. کیونکہ یاد رہے بار بار یہ جو نون لیگ یہ بیان دے رہی تھی کہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو, تو یہ سارے اشارے ہو گئے. مجھے چانس دیں, آصف زرداری صاحب کی طرف سے چل رہا تھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے کیا جائے گا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بیچ میں کیو لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ یہ کہیں یہ تو نہیں چل رہی, اور یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے اور بھی فیکٹرز ہیں, مگر یہ ایک بیچ میں سے فیکٹر ہے جو کہ جس کے اوپر بڑے لوگ مارکیٹ کے اندر غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک کا بھی ٹائم ہے ناظرین. کے بعد ہم سپریم کورٹ میں بھی آج اس حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوئی ہے, وہاں پر کیا باتیں ڈسکس ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا عامر صاحب نے کلاس میں, چاہوں گے ایک تو آپ اس پہ بھی اپنا انالیسس دیں. دوسرا, آج سپریم کورٹ میں جو بات ہوئی ہے کہ سینٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کو متناسب نمائندگی دی جائے, یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے سینٹ میں, میں اس پہ آتا ہوں. عامر صاحب نے نئی بات کیا, عامر صاحب کا عدالت کے دل ذرا کیئرفل رہا کریں, انہوں نے کہا کہ دی جائے اس پہ آبزرویشنز ہیں. عدالت ہماری بڑی جنرس ہے. کبھی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نا گلزار صاحب, وہ بڑے جنرس ہے اس معاملے میں. جب انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تو ہم فیئر کو مطلب بات ہو سکتے, خدا نہ خواستہ کوئی خیر. اس پہ آتے ہیں, عامر صاحب نے ایک بڑی سٹوری ابھی انہوں نے کنسپیریسی تھیوری کا نام دیا ہے, لیکن میرا خیال ہے پولیٹکس از آل اباؤٹ انالیسز, ریڈنگ دا سچویشن, یہ ہوتے پولیٹکس میں. اچھا جو ایک جیسے پہلے بھی میں کہتا اسٹرالوجر جو ہوتا ہے
तो वो उसकी रीडिंग करता है जैचे की, बाकी चीज़ें वही होती हैं, ये कोई चेंजेस नहीं होती उसमें। जो जैचा आपके सामने पड़ा होता है, आपकी रीडिंग होती है, जो अच्छा होता है वो उसको रीडिंग करके बेहतर प्रेडिक्शंस करता है। मेरे जैसा कोई नालायक होगा तो बैठ के मिक्स करके एक मलगूबा बना के दे देगा। आमिर साहब क्योंकि बड़े पुराने इसके एक तरह पॉलिटिकल एनिमल मैं कहूँगा ये हैं, 30 साल से ज़्यादा इन्होंने कवर किया है। सो ये जो चीज़ इन्होंने पकड़ी, लेकिन इनका एक स्टाइल है, हमें ये बड़ा इतनी बड़ी खबर भी होगी ना उसको बिल्कुल उसको छोटा बना के पेश करेंगे। ये बड़ी सारी खबर इन्होंने दी अभी, इन्होंने बैठे बैठे महज मेरे एक पॉइंट पे इन्होंने अपना एनालिसिस दिया। इट्स एनालिसिस ना हो जो कि आपको ज़्यादा वो लग रहा है, ज़्यादा कन्विंसिंग भी लग रहा है कि मैंने इतना कहा कि चीमा साहब ने आज ये इमरान खान साहब को कहा कि जागते रहना, साढ़े दिन न रहना, और शेख साहब और मखदूम ने कहा मसला ही कोई नहीं है। इन्होंने वहां से पिक किया और वहां से बड़ी स्टोरी निकाली कि आखिर अब इस पे थोड़ा सा पजल जो है ना वो रिडल अब थोड़ी सी आपको हल होती नजर लग रही है इनके उस एनालिसिस से या इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन से। वो कैसे कि आसिफ अली जरदारी ने अगर गिलानी साहब को फ़ोन करके फोर्स किया है, गिलानी साहब आज कह भी रहे थे कि जब मेरा नाम आने लगा तो मैंने र्यूमर समझी थी कि मैं ऐसे ही, तो कहते जब आके पार्टी ने मुझे रब्ता किया, पार्टी ने इसरार किया कि तुमने इलेक्शन लड़ना, फिर मैं राजी हो गया। अब ये बात समझ आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब मोस्टली डिपेंड जो कर रहे हैं ना वो क्यू लीग के 5-6 वोटों पे भी कर रहे हैं। मतलब गिलानी साहब अपना भी एक साफ पॉलिटिकल अपना एक उनका क्लाउट है, साउथ में है अपोजिशन, वो तो करेंगे। गेम साहब 5-10 वोटों की है, लंबी गेम नहीं है। 5-10 लोग पीटीए के वोट डाल लेना है या उन्हीं में से 5-6 लोग इनको वोट डाल दें, कहानी खत्म है। इट्स ऑल ओवर फॉर हफीज शेख। उन्होंने अब ये गेम चलाई है, उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब अब ये मैं अपनी तरफ से वो कर रहा हूँ, एक वो डायलॉग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने समझाया होगा और दरमियान में पड़े होंगे क्यूम सोमरो साहब, क्योंकि इनको सुलह कराने में 2 लोग शामिल थे जो हुई थी ना इनकी चौधरियों की और आसिफ अली जरदारी की। इन्होंने जब कहा था कातिल लीग, एक मलिक रियाज साहब थे, अभी भी कोई पता नहीं मलिक रियाज साहब एक्टिव हो इस पूरे खेल में। दरमियान में मलिक रियाज साहब वो तो आराम से घर बैठ ही नहीं सकते कि अब चुप करके हुकूमतें बन रही हैं, टूट रही हैं, कोई यहाँ पे गेम शेम चल रही है, वो कहे जी मैं तो हूँ। सेनेट के अंदर सबसे बड़ा स्टेक तो उनका है। सो मलिक रियाज साहब का मुझे लग रहा है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको एक्टिवेट किया है। इनकी पहली सुलह जो है, जो पहली करवाई कि 2008 में जिसके बाद ये डिप्टी वजीर आज़म बने थे, वो भी मलिक रियाज साहब ने करवाई थी। सो आपकी दफ़ा ये मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कंपनी ने मलिक रियाज के जिम्मे लगाया कि बड़े भैया आप, क्योंकि ये माशाल्लाह सारे लोग सुनते हैं लाइक गॉड फादर नोबडी, मतलब वो कहते अफोर्ड्स टू से नो टू यू, तो ज़रा उनको कहना है कि आप हमारे साथ दोस्त हैं यार, हमने आपको खुश रखा, आपको वजारतें दी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। इमरान खान के साथ क्या जाने आप लोगों ने, ये तो आपके बेटे मोने से लेकर उसने आज तक वजीर नहीं बनाया। अच्छा, उस पर चौधरी परवेज अली साहब पहले तब पे बैठे इमरान खान साहब पे, उन्होंने 5-6 चीज़ें इनसे मनवा भी ली हैं, नैब केसेस खत्म करवा दिए सर उन्होंने। उसके बाद कामिल अली आगा की सीट ले ली। इमरान खान साहब कहते हैं ब्लैक मेल नहीं होता, उनके घर भी गए, उनके साथ इन्होंने आके चौधरी परवेज अली को टेलीफोन भी किए, इनके साथ इन्होंने वो चौंपी शॉम्पी कहते हैं जो भी कर सकते इमरान खान साहब उन्होंने जिम्मेदारी परवेज अली ने पंजाब की ली हुई है, सेंटर की नहीं ली हुई। सेंटर की नहीं ली हुई, वहां तक है आपका अलायंस, वहां तक उसमें चल रहे। खैर मान लेते हैं यहाँ भी चल रहा होगा। सो ये बात अब चौधरी को भी समझ आ रही होगी कि भाई साहब ये मौका है। सो आज जो चीमा साहब ने बात की है ना, उन्होंने इमरान खान साहब को फिलर छोड़ा है कि बड़े भैया एक तो हमारी रिक्वेस्ट अभी रहती है जो आप मान हार गए तो ये ना समझेगा हमारे पे शक ना हो तो पहले ही कह दो कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये बड़े पुराने घाघ खिलाड़ी हैं सारे, चौधरी हूँ या ये चीमे हूँ, ये सारे हूँ। उन्होंने जनाब बेसिकली इमरान खान साहब को हिंट कराया है कि मुकाबला बड़ा सख्त है सर जी, तुसी जरा फिर परवेज साहब नाल ते उन्होंने शुजात साहब ने फिर रब्ता करो तुसी, ताकि कोई दरमियान हाथ ना हो जाए थोड़े। अब ये दरमियान में बैठेंगे, इन्होंने लेना क्या है, इन्होंने लेनी है मोनिस अली साहब की वजारत। और अगर दौ लग गया, अगर बड़ा दौ है ना इस वक्त, अगर गिलानी साहब जैसे आमिर साहब डराए बैठे हैं हुकूमत गिर जाएगी जनाब, ये तो बहुत बड़ा उनके हाथ में वो तो बटेरा आ गया सर, इनके अपसेट तो बहुत बड़ा होगा। चौधरी परवेज अली के हाथ में आ गया बटेरा। अब परवेज अली साहब वो छोड़े मुने सिलाई की वजारत तो छोटी बात रहेगी सर, अब उनको तो अपना मेला डालना चाहिए कि भाई साहब 2.5 साल आपने ये बुज़दार साहब को चला दिया, मुझे आपकी वजारत उज़्मा खतरे में है। अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो आपकी तो लंका ढाती है, आप अपनी लंका बचाएंगे या उस्मान बुज़दार को बचाएंगे। सो इस वक्त मेरा ख्याल है परवेज अली साहब के पास बड़े मजबूत पत्ते हैं। इमरान खान साहब जो कहते थे ना, डट गए थे क्वेटा के मुकाबले में कि नहीं जाऊंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा, इस वक्त परवेज अली साहब एंड कंपनी के पास पूरे पत्ते हैं। वो इस वक्त इनकी हुकूमत को हिला भी सकते हैं सर, यहाँ पे 5-6 वोट डलवा के। और सिर्फ उनके 5-6 वोट नहीं होंगे, उनके सबसे यारें दोस्तें हैं, सबके साथ तल्लुकात हैं, वो 5-10 और भी लेके सकते हैं। सो इमरान खान साहब से अगर उन्हें मनवाना है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप हमें दें,
दिस इज द बेस्ट टाइम सर कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मलिक रियाज साहब को लॉन्च किया हुआ होगा, उसमें कयूम सोमरो आज आ रहे होंगे, उनके साथ बातचीत हो रही होगी, उनके फ्यूचर के वो बांध रहे होंगे। रईस कसर आमिर साहब ने जो तबले पे इन्होंने संगत दी हुई है 2-4 दिन से, हुकूमत गिर जाएगी जनाब, तबाही बर्बादी आ जाएगी। और इमरान खान साहब मैं तो बता रहा हूँ कि इसके हारने का मतलब ये होगा कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो परवेज अली साहब के आज उनके नुमाइंदा खसूसी जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने सही हिंट करा दिया खान साहब को कि खान साहब ये जो देग पक रही है सारी शब देग पकी है, इस देग में हमारा कितना हिस्सा है? अगर इस देग में हमारा हिस्सा नहीं है फिर तो मिट्टी डालो इसमें। स्टेक में सिर्फ ये नहीं है कि सेनेट के अंदर मेजॉरिटी होगी नहीं होगी, स्टेक पे इस्लामाबाद की गवर्नमेंट आ गई, पंजाब की गवर्नमेंट आ गई, तो ये सारा सिस्टम आ गया कड़ियां जो है ना थोड़ी सी ये सेनेट के इलेक्शन जो है सिर्फ सेनेट के मुतालिक नहीं है, ये सारा मिड टर्म है ना। अब 2.5 साल भी हो गए हैं तो पाकिस्तान में वैसे भी थकावट हो जाती है, बाकी मामलात भी होते हैं, तो वो सारी कड़ियां आ रही हैं। सो वो जागते रहना वाला सिलसिला तो है। वो इमरान खान सही कह रहे हैं कि इसको आज कैबिनेट में कहा है कि थोड़ी सी उनकी भी चिट्ठीज कह रही है कि टलियां दाएं बाएं से बज रही हैं, तो एहतियात, खबरदार, ये माफिया वाला स्टाइल है, ये मारियो पुजो के गॉडफादर वीटो कॉर्लेओने वाला स्टाइल है जो धमकी आज दी है उसने तारिक बशीर चीमा ने। इट्स अ वेग थ्रेट, मतलब वो हमारे पे शक न ना रहे, वो खुद कह दिया कि हम तो खुद कह रहे थे कि एहतियात कीजिएगा, आपने की नहीं। लिहाजा ये गेम जो तारिक बशीर चीमा साहब ने वेग थ्रेट की है ना माफिया स्टाइल में कि आपने गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत से बंदे को छुरी भी मारनी है और कुछ बचाया है तो सुप्रीम कोर्ट ही बचाता है, तो उस पे आप आ जाए। आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट। आमिर साहब अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ा बेहतरीन समझते हैं क्योंकि रहे हैं, रिपोर्टिंग की है। अभी हमने रिसेंटली देखा है, मुझे थोड़ी सी वो ठीक है, उनको पूरा राइट है, जस्ट पूरी माजरत के साथ, इज्जत के साथ। अभी वहाँ पे उनकी होने लगी है सर, आपने देखी होगी, इम्पीचमेंट हुई है ट्रम्प साहब की। उसमें 7 रिपब्लिकन के वोट जो थे ना, उन्होंने डेमोक्रेट की मोशन के हक में वोट डाला है कि इनको इम्पीच करें। मेरा ख्याल 14 होने चाहिए थे, 15 फिर हो सकती थी, वो 10 शॉट थे। इससे पहले मैकेन थे, उनका क्या नाम था, जो मैकेन सारी, वो है बकायदा बीमार थे, ही वाज ऑन टर्मिनल, उस पे थे। एक बिल आया था यहाँ पे इस पे ओबामा साहब के दौर में, उनको बकायदा प्लेन पे लाया गया, फैमिली ने, डॉक्टर्स ने मना किया कि मत जाएं, यू आर एट लास्ट स्टेज। वो फिर भी आए और उन्होंने आके डेमोक्रेट के हक में वोट डाला, ओबामा के बिल के हक में वोट डाला, कोई भी था। मुझे ये समझाया जाए, अगर ये सारी चीज़ें जो आज कह रहे हैं कि जनाब के इसमें वो नहीं होनी चाहिए, आमिर साहब ने पिछले 5 दिनों से ये ATM का बता रहे हैं। आप पार्टी मीटिंग करते नहीं है, पार्लिमानी बोर्ड होते नहीं है वहाँ पे, पार्लिमानी बोर्ड को खुद आप बैठ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप हेड करते हैं, इमरान खान साहब खुद हेड करते हैं। अगर आपकी पार्टी को आपकी पॉलिसी से, ATM से, करप्ट एलिमेंट से, जिनको आप टिकटें दे रहे हैं पैसे दे के, वो प्रॉब्लम है, उनका कंडक्ट ठीक नहीं है। अपने MNAs को, MPs को फिर कोई स्पेस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर आपने मुतनासिब नुमाइंदगी पे करना है तो कानून बना दें। बाकी सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देगी तो जिस पे वो इतराज़ात भी आ रहे हैं, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, सारा हो। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा वो होगा, एक धचका होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपनी तरफ से कोई एक कानून बना दिया। बाकी अगर आपने करना है तो फिर तो ये इसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है सेनेट इलेक्शन का, फिर सीटें बांट दें, अल्लाह खैर सलाह, फिर इलेक्शन ही ना करवाएं। इसमें क्या मजीद आगे डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, नाज़रीन कल भी बात करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।